स्वागत है आपका आज की क्लास के अंदर। जैसा कि आपको पता है हमने एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। ये जो एनसीईआरटी सीरीज़ है ये आपके एस्टेट लेक्चरर कैडर या फिर आपका चंडीगढ़ पीजीटी का एग्ज़ाम हो या कोई भी अदर पीजीटी एग्ज़ाम है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि 11th और 12th की एनसीईआरटी में से ही मोस्ट ऑफ सिलेबस कवर होता है हर पीजीटी एग्ज़ाम का। ठीक है, तो चलिए आज का चैप्टर देखते हैं। एक चैप्टर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, एक चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला हमने कवर कर लिया। ये हमारा सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो आज सेकंड चैप्टर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम 11th क्लास का है। तो देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले हमने क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देखी थी कल वाली क्लास के। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या बोला था कि जो आपका एटम है वो क्या है, इंडिविजिबल है, मतलब उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते एटम को फर्दर। लेकिन फिर बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए तो उसके अंदर क्या है, बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की क्या है डिस्कवरी हुई, जिसने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को क्या है डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम एटम को क्या है फर्दर तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स बाद में डिस्कवर हुए थे। तो आज हम उन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे पहले कि कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल आपके डिस्कवर हुए थे। तो सबसे पहले आपका डिस्कवर हुआ था इलेक्ट्रॉन, जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट होता है, हमारा एक फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, एटम का। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को नाम दिया था। अब डिस्कवरी से पहले सबसे पहले क्या है, एक आपका हुआ था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या था, आपके पास एक ना ग्लास ट्यूब ली गई थी, इस टाइप की एक ट्यूब ली, यहाँ इन्होंने कैथोड का इलेक्ट्रोड लगाया था, यहाँ एनोड लगा था। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, एक गैस फिल की थी, गैस फिल कर दी और इसको एक हाई वोल्टेज के साथ अटैच कर दिया था, और इसके अंदर जो प्रेशर रखा था वो क्या, लो प्रेशर पे इस गैस को बंद करके रखा था इसके अंदर, और एक हाई वोल्टेज अप्लाई की। जब इसमें हाई वोल्टेज अप्लाई की तो इस कैथोड में से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स निकले थे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले थे, कैथोड में से निकले थे। और उस जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ गैस के साथ बोम्बार्डमेंट हुई उन इलेक्ट्रॉन की, जब इंट्रैक्शन हुई इलेक्ट्रॉन की इस गैस के साथ, तो इसमें से भी गैस को इन्होंने क्या है, इलेक्ट्रॉन ने आयनाइज कर दिया। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी ए गैस थी, तो इसको क्या है, ए पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन आयनाइज कर दिया। अब ये वाले कैथोड वाले इलेक्ट्रॉन जिनको मैं ई सी से लिख रही हूँ, और जो आपके गैस से इलेक्ट्रॉन निकले थे, ये मिल करके क्या है, इस डायरेक्शन में इन्होंने एक रे की फॉर्म में फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ जो आपका एनोड लगा हुआ था, एनोड के अंदर क्या थे, होल्स बने हुए थे, ताकि ये पता लग सके कि कोई पार्टिकल एमिट हो भी रहा है या नहीं, कुछ निकल रहा है या नहीं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स की ये रे बनी, यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, तो वो क्या है, कैथोड में से पास हो गए, और पीछे यहाँ क्या आपकी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी हुई थी। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एनोड में से पास होकर के यहाँ स्ट्राइक किए जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ क्या है, ग्लो अपीयर होना स्टार्ट हो गया था, मतलब कलर दिख रहा था, ग्लो दिख रहा था। तो इससे पता लग रहा था कि कुछ ना कुछ पार्टिकल क्या आपके एमिट हो रहे हैं। ठीक है, बाद में क्या है, जो ये आपकी कैथोड रे ट्यूब थी, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके देखा कि ये आपका जो भी इसके अंदर रे जा रही है वो किस टाइप से बिहेव कर रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखी गई। तो अब ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, इससे इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला वो देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या था, आपकी कैथोड रे निकली थी, कैथोड में से इलेक्ट्रॉन निकले थे, और इलेक्ट्रॉन ने क्या, जो भी उसके अंदर गैस भरी हुई थी ग्लास ट्यूब के अंदर, उसको आयनाइज किया और वो इलेक्ट्रॉन निकाले, और इलेक्ट्रॉन के आगे आपके एनोड के ऊपर स्ट्राइक हुए थे। सबसे पहले इन्होंने क्या रखा था कि 10,000 वोल्टेज रखी थी, और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था। जब आपका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था ट्यूब में से। फिर इन्होंने प्रेशर को क्या डिक्रीज कर दिया, 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर तक, तब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और कलर भी अपीयर हो रहा था। फिर और कम कर दिया प्रेशर को, तो आपका ग्लो तो डिसअपियर हो गया था, मतलब कलर जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर आ रहा था वो कलर तो क्या है, डिसअपियर हो गया, और करंट अभी भी फ्लो हो रहा था। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट के दौरान ये चीज़ें ऑब्जर्व की गई। अब जो रेज निकली थी, जो ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे थे, उनको नेम दिया गया कैथोड रे, और उनकी कुछ प्रॉपर्टी देखी गई जब उनको स्टडी किया गया कि मोस्ट ऑफ जो कैथोड रे है वो क्या स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ये क्या मटेरियल पार्टिकल्स की बनी है। दूसरा क्या, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया तब ये क्या है, वहाँ से डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। तो इस बेस पे देखा गया कि इसके अंदर क्या आपका नेगेटिव चार्ज है। हीटिंग इफेक्ट भी शो कर रही थी ये, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट भी, आयनाइजेशन भी, क्योंकि गैस को आयनाइज ये कर ही रही थी। तो ये कैथोड रे की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी गई। ठीक है, अब फिर जो भी ये कैथोड रे निकली थी, अब फर्दर इनको जे थॉमसन ने और बहुत सारे साइंटिस्ट आए, सभी ने इनको क्या स्टडी करके देखा, तो उनको नेम दिया था मतलब जो भी ये कैथोड रे निकल रही थी उनको इलेक्ट्रॉन का नेम दिया था। ठीक है,
अब इलेक्ट्रॉन का मास जो कैलकुलेट किया गया वो था आपका 9.1 इंटू 10⁻⁻² ग्राम, और अगर किलोग्राम के अंदर लिखिए तो 10⁻31 किलोग्राम। चार्ज क्या था आपका 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब इसके लिए जे थॉमसन ने क्या किया था, इसका चार्ज बाय मास रेशियो निकाल के देखा। जो भी आपकी कैथोड रे निकल रही थी अलग अलग गैसेस के लिए चार्ज बाय मास रेशियो निकाला, तो जब भी चार्ज बाय मास रेशियो निकाला इसका अलग अलग गैसेस के लिए, तो वो रेशियो आपका क्या आ रहा था, सेम आ रहा था कैथोड रे के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन सभी के अंदर क्या था, सेम था, इलेक्ट्रॉन का नेचर सेम था, इसका जो चार्ज बाय मास रेशियो वो चेंज नहीं हो रहा था किसी भी गैस के लिए, मतलब हर गैस के लिए इलेक्ट्रॉन आपका क्या था, सेम था, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, और मास इसका ये 9.1 था। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इस टाइप से डिस्कवर किया गया। फिर अब हमने क्या देखा था कि जब इन्होंने ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था तो यहाँ से क्या है, पॉजिटिव चार्ज बन रहा था। जब गैस आयनाइज हुई तो पॉजिटिव चार्ज भी बन रहा था, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट होता है रेज की फॉर्म में। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा था इसको नाम दिया गया एनोड रे। एक बार आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे आता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। नेम याद रखना है, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने की थी और प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने। अब एक्सपेरिमेंट के टाइम ये जो अभी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था इसमें क्या देखा गया कि कुछ रे प्रोड्यूस हुई है एनोड और कैथोड के बीच में। वही जब आपकी गैस आयनाइज हो रही थी तो वो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ ना, उसी को बोला कि एनोड और कैथोड के बीच में कुछ रेज प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, और वो क्या, कैथोड के जो होल्स बने हुए हैं उनमें से पास हो रही है, और जो ये वाली साइड थी आपकी, ये कैथोड, यहाँ भी आपकी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी थी और यहाँ भी क्या है, ग्लो हो रहा था। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के टाइम, तो मतलब वो जो पॉजिटिव रेज आपकी निकल रही है वो क्या, कैथोड में से पास होकर यहाँ स्ट्राइक करवा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनको नेम दिया गया एनोड रे। ठीक है, जो आपकी पॉजिटिव थी। अब एनोड रे का ओरिजिन क्या था, कहाँ से निकल रही थी, जब आपका इलेक्ट्रॉन गैस में से निकला था, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन निकला कैथोड रे, जब कैथोड रे में से हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आया तो वो क्या है, गैस के साथ इंटरेक्ट किया और उसने गैस में से भी इलेक्ट्रॉन क्या, नॉकआउट कर लिया था। तो इसकी वजह से वहाँ एनोड रे क्या है, प्रोड्यूस हुई थी। ध्यान रखना, कैथोड रे कैथोड से प्रोड्यूस हुई थी, लेकिन एनोड रे एनोड से प्रोड्यूस नहीं हुई थी, वो एनोड और कैथोड के बीच में प्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, इसकी भी आगे प्रॉपर्टी देखी गई एनोड रेज की कि वो भी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है, और एनोड रे के ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। और जब इसका E/m रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो निकाला गया अलग अलग गैसेस के लिए, तो वो क्या आपका सेम नहीं आया, अलग आया था। क्यों, क्योंकि देखो वहाँ पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये आपकी रे बन रही है, तो हर गैस के लिए पॉजिटिव चार्ज तो क्या आएगा, डिफरेंट ही आएगा ना। कोई भी गैस लोगे उसके लिए, अब जैसे आपने H2 ले लिया तो H पॉजिटिव आएगा, अगर ऑक्सीजन लिए तो O2 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी के अंदर क्या था, सेम था। तो याद रखना, एनोड रे के केस में आपका जो, या फिर प्रोटॉन के केस में आपका जो E/m रेशियो है अलग अलग गैसेस के लिए वो अलग अलग आया था। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने हाइड्रोजन गैस ली तो उसका चार्ज जब इन्होंने निकाला तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 था, ये पॉजिटिव था। इलेक्ट्रॉन के केस में ये नेगेटिव हो जाता है। फिर इसका मास निकाला गया 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, और अगर किलोग्राम के अंदर देखें तो 10⁻27, और इन्हीं पॉजिटिव रेज को, इस पॉजिटिव चार्ज को नेम दिया गया प्रोटॉन। ठीक है, अब क्या था कि अब ये तो हमारा हाइड्रोजन के लिए माना था इन्होंने, हाइड्रोजन गैस के लिए। अगर बाकी, इन्होंने आगे लिखा है कि अगर बाकी गैस ले उसके लिए अगर आप निकाले पार्टिकल, तो वो क्या आपका प्रोटॉन का वोल नंबर, इसको प्रोटॉन का नाम दिया गया जो हाइड्रोजन वाला था, तो इसके वोल नंबर निकलेंगे, मतलब 2, 3, 4, 5 प्रोटॉन इस टाइप से निकलेंगे। ठीक है, और प्रोटॉन क्या आपका फंडामेंटल पार्टिकल है हर मैटर के लिए। ठीक है, समझ आ गया इतना, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। फिर आपका आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की थी। इन्होंने क्या है, बोम्बार्डिंग करवाई थी बेरिलियम की बाय अल्फा पार्टिकल। इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था बेरिलियम का क्या है, बाय अल्फा पार्टिकल, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, उसमें बाद में पता चला कि इसके अंदर एक न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल और है, जिसकी वजह से मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है। एटम ओवरऑल न्यूट्रल हो गया था लेकिन मास अब भी कुछ डिफरेंट आ रहा था, तो इस वजह से क्या है, न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। ठीक है, न्यूट्रॉन के ऊपर आपका कोई चार्ज नहीं होता और मास इसका नियरली प्रोटॉन के सेम होता है, प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन नियर बाय हम प्रोटॉन के सेम ही मान के चलते हैं, किसका, न्यूट्रॉन का मास। और किस, ये जो डिस्कवरी कैसे हुई थी, बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल को बोम्बार्डमेंट करवाई थी किसने, चैडविक ने। नाम ध्यान रखना है, चैडविक। ये तो थी हमारी डिस्कवरी किसकी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि मॉडल ऑफ एटम। अब पता लग गया कि एटॉमिक जो एटम है आपका वो अकेला नहीं है, वो इंडिविजिबल नहीं है, उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है।
तो अब अलग अलग साइंटिस्ट ने स्टडी करना स्टार्ट किया, एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट किए कि जो एटम है वो आपका दिखता कैसे है, वो सब एटॉमिक पार्टिकल कैसे अरेंज्ड है उसके अंदर। तो उसकी स्ट्रक्चर बनाने की सोची, कुछ मॉडल्स तैयार किए। तो इसके अंदर सबसे पहले आपका नेम आता है जे थॉमसन का। 1904 के अंदर सबसे पहले इन्होंने आपका एटम का मॉडल दिया था। तो इन्होंने क्या बोला था कि जो आपका एटम है ना वो एक पॉजिटिव चार्ज का पूरा स्फीयर है, मतलब इस टाइप से एक स्फीयर है जो पूरा पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है, और जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इसके अंदर इम्बेडेड है, मतलब इम्बेडेड समझते हो, छिड़के हुए जगह ऐसे बीच बीच में कहीं कहीं हमें इलेक्ट्रॉन मिलते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इन्होंने ये वाला बोल दिया था कि ये पूरा पॉजिटिव स्फीयर है आपका, पॉजिटिव मास का बना हुआ है पूरा एटम, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, इम्बेडेड है, ताकि इस पॉजिटिव चार्ज को क्या है, न्यूट्रलाइज कर सके। ये बात इन्होंने भी सबसे पहले बोल दी थी, जे थॉमसन ने भी, कि एटम ओवरऑल न्यूट्रल है, नेगेटिव चार्ज इम्बेडेड है, ताकि पॉजिटिव चार्ज के उस स्फीयर को क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है। मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बताए थे इन्होंने, सिर्फ ये नहीं बोला था कि ये बाहर पॉजिटिव है, ये पूरा ही पॉजिटिव है, अंदर वाला ये पूरा पॉजिटिव है, ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड है। इन्होंने अपने जो मॉडल दिया था, ये जो इन्होंने मॉडल दिया था अपना, इसकी कंपैरिजन इन्होंने वाटरमेलन से की थी या प्लम पुडिंग से की थी। जैसे आप वाटरमेलन तरबूजा देखते हो, तरबूजे के अंदर बीज होते हैं जैसे पूरा, तो वो जो बीज थे, जो सीड थे, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बताई थी इन्होंने कि वो इलेक्ट्रॉन, और पूरा वाटरमेलन क्या आपका पॉजिटिव स्फीयर है, पूरा वो एटम है, ठीक है। समझ आ गया इतना। या फिर केक, प्लम पुडिंग केक के ऊपर वो चेरी वगैरह रखी होती है, या आइसक्रीम के ऊपर चेरी रखी होती है, उस चेरी को नेम दिया था इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, समझ आ गया। लेकिन फिर इनकी कुछ ड्रॉबैक्स थी, इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया। अब आगे क्या है, आपके सेकंड साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो जो उनके स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आए थे, वो जे थॉमसन वाला जो मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो इस वजह से इनके मॉडल को क्या है, रिजेक्ट कर दिया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फिर आपके रदरफोर्ड आई, तो इन्होंने देखो क्या बताया एटम के बारे में। एक बात बताऊं कि जो ये नोट्स है ना, इसमें थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि क्या है ना, मैं जब भी नोट्स बनाती हूँ मैं इतना स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देती, मैं सिर्फ समझने पे ध्यान देती हूँ कि मैंने बता क्या रहे हैं, और फिर वो मेरे खुद के लिखे होते हैं तो मुझे तो समझ आ जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो स्पेलिंग को लेके या कोई भी लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो तो थोड़ा बता देना। ये मेरे पहले के बने हुए नोट्स हैं, मैंने दोबारा नहीं बनाए। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो मैं थोड़ी अच्छी हैंड राइटिंग में दोबारा से आपको बना के भी सेंड कर दूँगी। अब इतना तो मैं कर ही सकती हूँ आपके लिए, ठीक है, समझ आ गया इतना। अब आ गया था आपका रदरफोर्ड मॉडल, जो सेकंड मॉडल था एटम का। इन्होंने क्या न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी सबसे पहले। तो अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया था, इन्होंने एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल लिया, यहाँ रेडियम फॉर एग्जांपल, उसको एक ब्लॉक के अंदर रखा। एक मिनट रुको भाई, हाँ ठीक है, एक ब्लॉक के अंदर यहाँ रखा आपका रेडियम पार्टिकल, ठीक है। और क्या है, इसमें से अल्फा पार्टिकल्स की बीम निकल रही थी, और ये पूरी एक पतली बीम निकाली थी इन्होंने अल्फा पार्टिकल की। यहाँ जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी थी, और इसके अंदर इन्होंने एक गोल्ड फॉइल रखी हुई थी, ठीक है, गोल्ड की फॉइल रखी हुई थी, पतली फॉइल रखी थी, थिन फॉइल रखी थी गोल्ड की, और उसके ऊपर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से अल्फा पार्टिकल की क्या बहुत हाई स्पीड से अल्फा पार्टिकल की बोम्बार्डमेंट करवाई थी, ठीक है, इस गोल्ड फॉइल के ऊपर। और साइड में क्या है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी हुई थी कि पता चल सके कि कुछ आ रहा है या नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ ग्लो आएगा जैसे ही कोई पार्टिकल स्ट्राइक करेगा। तो अब आगे देखें इन्होंने कैसे किया था। अब देखो क्या था, ये मान लो गोल्ड फॉइल थी इनकी, ये पूरी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी, यहाँ कोई भी आपका रेडियो एक्टिव रखा हुआ था, ठीक है, और एक स्लिट में से एक बहुत ही पतली बीम हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल्स की निकल रही थी। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या देखा, पूरी थिन फॉइल थी गोल्ड की, और ये पूरा हाई स्पीड से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल आपकी फॉइल में से क्या है, पास हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल ऐसे ही पास हो गए बिना कोई डिफ्लेक्शन के, स्ट्रेट लाइन में पास होकर यहाँ पीछे जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन लगी हुई थी उससे स्ट्राइक कर रहे थे। फिर इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि बहुत ही फ्यू पार्टिकल है, मान लो अगर इन्होंने 10,000 लिए तो उसमें से कुछ 20-30 या बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे रहे होंगे जो बहुत ही कम डिफ्लेक्शन ऐसे शो कर रहे थे, भी थोड़ा सा ऐसे टकरा के यहाँ डिफ्लेक्ट होके यहाँ इधर कोनों में आके लग रहे थे इस स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और वेरी फ्यू कि 1, 2, 3, 4 पार्टिकल ऐसे थे जो क्या है रिवर्स हो रहे थे, अपना पाथ रिवर्स कर रहे थे, भी यहाँ टकरा करके वापस अपने बैक पाथ पे आ रहे थे, रिवर्स हो रहे थे। बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे, ये इन्होंने ऑब्जर्व किया अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो देखो इनका ऑब्जर्वेशन क्या थी कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ये स्पेलिंग थोड़ी सी ठीक है, कि बिना डिफ्लेक्शन के मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या है इनके पास हो रहे हैं फॉइल में से। दूसरा इन्होंने क्या देखा कि फ्यू डिफ्लेक्टेड वेरी बाय स्मॉल एंगल, की कुछ एक पार्टिकल ऐसे है जो स्मॉल एंगल से ऐसे कोनों से क्या है डिफ्लेक्ट हो रहे हैं।
और वेरी फ्यू डिफ्लेक्टेड बैक, कि 90 से ज़्यादा, क्योंकि अपने बैक पाथ, अपने रिवर्स पाथ पे बहुत ही कम ऐसे हैं जो डिफ्लेक्ट होके क्या वापस आ रहे हैं। ये इन्होंने ऑब्जर्व किया। अब ये चीज़ ऑब्जर्वेशन करने के बाद इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले। क्या निकाले कि अब देखो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल फॉइल में से पास हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी फॉइल के अंदर ज़्यादातर जो स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी। लार्ज स्पेस एटम के अंदर क्या है, खाली होता है, एम्प्टी होता है, ठीक है। अब क्या, कुछ एक अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे। अब अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या होता है, आपको पता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो चार्ज के केस में आपको पता है कि जब पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्शन क्यों शो करेगा, अगर वो रिपेल हो रहा है, मतलब फॉइल के अंदर कोई चीज़ ऐसी थी जो उस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रही है, और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कौन करेगा, दूसरा पॉजिटिव चार्ज ही रिपेल करेगा, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव, अगर पॉजिटिव नेगेटिव होता है वो तो अट्रैक्शन दिखाता है, अपोजिट चार्ज, मतलब सेम चार्ज आपका फॉइल के अंदर बैठा हुआ है जो इससे नफरत करके इसे दूर भगा रहा है, ठीक है। तो इससे इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि आपके एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और वो सेंटर में प्रेजेंट है, क्योंकि बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है। तो ये क्या था कि फ्यू डिफ्लेक्टेड मीन्स अल्फा क्या है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, तो डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब जो अदर चार्ज है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। अब अल्फा पार्टिकल हैवी भी होते हैं, ठीक है, तो अब वो वापस आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, जो भी बीच में पॉजिटिव चार्ज बैठा है वो हैवी भी है। कोई भी चीज़ टकरा करके वापस कब आएगी, जब वो सामने वाली चीज़ आप हैवी है, मतलब जो चीज़ जा रही है उससे हैवी चीज़ अगर कोई सामने है, कोई बॉल है, वो आप दीवार से टकरा के वापस आती है, क्यों, क्योंकि बॉल हल्की है और दीवार क्या है, भारी है, ठीक है। और अगर आगे मान लो कोई भी हल्की चीज़ रखी हुई है, जैसे कोई पेज वगैरह कुछ भी रख दिया, अगर बॉल आप मारो तो वो बॉल वापस नहीं आएगी, पेज को गिरा के आगे चली जाएगी। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज आपका अल्फा पार्टिकल वापस आ रहा था, इसका मतलब क्या है कि सेंटर के अंदर जो भी पॉजिटिव चार्ज वाला बैठा हुआ है वो क्या भी थोड़ा हैवी है, पावर अच्छी खासी रखता है अपने पास, ठीक है। तो इन्होंने ये कैलकुलेशन निकाली। देखो क्या निकाला इन्होंने, सबसे पहले तो कि एटम के अंदर मोस्ट ऑफ स्पेस क्या होता है, एम्प्टी होता है। दूसरा, थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन शो हो रही है, इसका मतलब कि जो भी बैठा हुआ है सेंटर के अंदर, डिफ्लेक्शन शो हुई तो मतलब कुछ ना कुछ तो है, पूरा तो खाली नहीं है, लेकिन वो जो भी कुछ ना कुछ है ना, वो पॉजिटिव चार्ज ले रखा है उसने अपने ऊपर, पॉजिटिव है वो पूरी तरह, ठीक है। फिर इन्होंने क्या देखा कि अब बहुत सारे, मतलब बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जिनको वो वापस अपने ट्रैक पे भेज रहा था, वापस सेम पाथ फॉलो करवा रहा था। तो इसका मतलब जो भी पॉजिटिव चार्ज वाला बीच में बैठा हुआ है वो क्या हैवी भी है, उसका अच्छा खासा मास भी है, ठीक है, तभी वो वापस आ रहा है। यही लिखी हुई है कि मीन्स हैवी बॉडी थी, छोटी सी है क्योंकि बहुत कम आ रही है। अगर थोड़ी बड़ी बॉडी होती तो मतलब यहाँ जो भी टकराता वो वापस आता, लेकिन बहुत कम आ रहे हैं तो मतलब ऐसे छोटी सी है वो, ठीक है। समझ आ गई इतनी चीज़। आगे देखो क्या लिखा है, पॉजिटिव चार्ज हैवी स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ एटम, कि जो पॉजिटिवली चार्ज हैवी स्मॉल पार्टिकल था वो प्रेजेंट है सेंटर के अंदर एटम के, उसको नाम दिया गया न्यूक्लियस का, ठीक है। कि जो भी पॉजिटिव चार्ज सेंटर में बैठा हुआ है वो कौन है, न्यूक्लियस है, उसको न्यूक्लियस नेम दे दिया, भाई साहब न्यूक्लियस बैठे हैं बीच में एटम के, ठीक है, और अच्छी खासी पावर लेके बैठे हैं। अब देखो ये कुछ साइज़ दिया हुआ है, ध्यान रखना, ये न्यूक्लियस का जो साइज़ था वो था 10⁻⁻15 मीटर, और एटम क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। एटम का जो पूरा देखा गया, मतलब एटम पूरा 10⁻⁻10 थी रेडियस एटम की, और न्यूक्लियस की क्या थी 10⁻⁻15। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि न्यूक्लियस कितना छोटा है एटम के कंपैरिजन में, ठीक है। और दूसरा भारी था, तो इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या है, पूरा मास है, आपके एटम का पूरा मास न्यूक्लियस कंटेन करता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या थे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन थे, ठीक है। बाद में ये देखा गया कि जो आपके न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है, पॉजिटिव चार्ज है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज था, तो इसका मतलब न्यूक्लियस में क्या बैठा हुआ है, प्रोटॉन बैठा हुआ है प्लस आपका न्यूट्रॉन बैठा हुआ है, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब आगे देखो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब इन्होंने क्या बताया कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या, मतलब कि न्यूक्लियस के अलावा जो पार्ट रह गया एटम के अंदर उसमें क्या था, तो उसके अंदर थे इलेक्ट्रॉन। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन नॉट स्टेशनरी मूव अराउंड न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस लिखा हुआ है। इन्होंने क्या बोला कि ये मान लो आपका न्यूक्लियस है, ये इतना बड़ा आपका एटम है, इसमें बीच में न्यूक्लियस बैठा है। तो इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ऐसे स्टेशनरी नहीं है, एक जगह रुके हुए नहीं है, वो क्या है इस न्यूक्लियस के अराउंड आपके रिवॉल्व कर रहे हैं, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड न्यूक्लियस, ये बात बताई इन्होंने। अब क्या था, यहाँ सेंटर में आपका पॉजिटिव चार्ज था और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, तो ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या अट्रैक्शन हो रही है। और जब भी आपकी ऐसे सर्कुलर मूवमेंट के अंदर अट्रैक्शन होती है तो आपका कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये दोनों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या है, एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं, ठीक है। और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व कर रहा है आपका न्यूक्लियस के अराउंड। ये बात किसने बताई थी, रदरफोर्ड ने, ठीक है। और इन्होंने अपना जो मॉडल था वो किसके साथ कंपेयर किया था, प्लेनेटरी मॉडल में, मतलब जो आपका सोलर सिस्टम है ना उसके साथ, जैसे बीच में सन बैठा हुआ है
और उसके अराउंड के आपके प्लेनेट घूमते रहते हैं। तो इसी के साथ कंपैरिजन किया था इन्होंने अपने मॉडल को, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था, सेंटर में सन को इन्होंने न्यूक्लियस माना था और जो प्लेनेट रिवॉल्व करे उसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन माना था। तो ये आपके रदरफोर्ड का मॉडल था। समझ आ गया, होप्सो की क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं, इतना समझ आ गया। अब ये थोड़ी सी कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। ये मान लो आपका सिंबल है एटम का, इसके ऊपर ए और जेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि आपके एटम का जो भी एटॉमिक नंबर होता है वो कितने उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, या फिर ये कह सकते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब हमें पता है कि एटम क्या है, ओवरऑल न्यूट्रल होता है। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे आपके एटम के अंदर उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम रहते हैं एक न्यूट्रल एटम के अंदर, ठीक है। एटॉमिक मास क्या बताया गया, आपके एटम का मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का सम होता है जो आपका न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और इन दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को इकट्ठा क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं, ठीक है। तो नीचे एटॉमिक नंबर दिखाया होता है, ऊपर एटॉमिक मास होता है, ठीक है। ये तीन टर्म आपको पता ही होगी। जैसे सबसे पहले क्या है, आइसोटोप। आइसोटोप में क्या होता है, सेम एलिमेंट होता है आपका। आइसोटोप में क्या होता है, सेम एलिमेंट लेकिन उसका मास क्या होता है, डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, एलिमेंट यहाँ हाइड्रोजन सेम है आपका, लेकिन मास क्या है इसका 1, 2 और 3, तीन आइसोटोप होते हैं आपके हाइड्रोजन के। सेम आप कार्बन का देखते हो, कार्बन 12, कार्बन 13। तो मास क्या है, डिफरेंट होता है, लेकिन एलिमेंट सेम होता है आइसोटोप के अंदर। आइसोटोप टोप डिफरेंट होता है, मतलब ऐसे याद रखना। आइसो बार, बार नीचे आ गया तो डिफरेंट एलिमेंट है, सेम मास है, मतलब अब नीचे वाला डिफरेंट हो गया, ठीक है। एलिमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन मास नंबर क्या होता है इसका सेम होता है, ये होता है आपका आइसोबार। और आइसोटोन में क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट होता है लेकिन न्यूट्रॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। तो याद रखना सिर्फ आइसोटोप के अंदर आपका सेम एलिमेंट होता है, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप, कार्बन के आइसोटोप, ऑक्सीजन के, क्लोरीन के आइसोटोप, ठीक है। लेकिन आइसोबार और आइसोटोन के अंदर आपके एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट को कंपेयर किया जाता है, उनका मास नंबर सेम होता है, और आइसोटोन के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी एक मतलब जो आपका रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था उससे ये चीज़ें निकल के आई थी, और फिर इनको कंबाइन करके बता दिया कि कौन सा एटॉमिक नंबर में हम किसको इंक्लूड करते हैं, एटॉमिक मास में किसे इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अब क्या था कि जो आपका रदरफोर्ड का मॉडल आया था ना, इन्होंने इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन तो कर दी थी, लेकिन फिर भी इनके मॉडल को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था। एक नया मॉडल आया था जिसे हम बोहर मॉडल बोलते हैं। तो इनकी ड्रॉबैक्स क्या थी रदरफोर्ड मॉडल की, थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, बाकी कल की क्लास के अंदर भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखो इनकी ड्रॉबैक्स क्या थी, रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक्स क्या थी। एक तो इन्होंने क्या बोल दिया कि जो ये मान लो न्यूक्लियस आपका और इसके अराउंड क्या आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व करता रहता है, जैसे प्लेनेट रिमूव मतलब मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं वैसे ही, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आई थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने क्या बोला था कि जब भी एक चार्ज्ड पार्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करता है ना, ऐसे सर्कल के अंदर चार्ज पार्टिकल मूव करता है, तो वो क्या है, रेडिएशन एमिट करता रहता है, मतलब एनर्जी एमिट करता रहता है रेडिएशन की फॉर्म में, अपनी एनर्जी छोड़ता रहता है रेडिएशन की फॉर्म में। तो अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रेडिएशन की फॉर्म में अपनी एनर्जी छोड़ रहा है, तो मतलब एक टाइम तो ऐसा आएगा कि वो पूरा एटम क्या कोलैप्स कर जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी, वो रिवॉल्व करना ही बंद कर देगा, और वो क्या है आकर के न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात माने हम तो इसके अकॉर्डिंग तो ये होना था। लेकिन एटम कभी कोलैप्स ही नहीं होता, क्योंकि अगर एटम ही टूट गया तो फिर मैटर ही टूट जाएगा, मैटर ही टूट गया तो फिर सारा कुछ खत्म ही है। फिर ऐसे तो बार बार चीज़ें बनती रहती, टूटती रहती, बनाते वो टूट जाती, बनाते वो टूट जाती, ऐसा ही होना था अगर हम रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग बात करते तो, ठीक है। क्योंकि उन्होंने सीधा बता दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, और जब भी चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने बताया था। तो इसके अकॉर्डिंग एक तो इनकी ये मेन ड्रॉबैक थी। दूसरा इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सीधा बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इन्होंने कोई फिक्स पोजीशन नहीं बताई, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं बताई एटम की कि कैसे रिवॉल्व करता है, ठीक है। और दूसरा ना इन्होंने कोई एनर्जी की बात की, एनर्जी लेवल की, कि ये तो है नहीं कि उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन्स होने हैं। तो एलिमेंट्स के अंदर बहुत सारे क्या होने हैं, इलेक्ट्रॉन होने हैं, सॉरी एलिमेंट्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होने हैं। तो इन्होंने पूरी एक एनर्जी लेवल नहीं बताया कि कौन कौन से एनर्जी लेवल होंगे, किस एनर्जी लेवल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी, इस चीज़ के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की थी। तो ये फिर आगे आपका बोहर मॉडल ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल के बाद आपका बोहर मॉडल आता है, जिन्होंने इनकी कमियों को पूरा किया था, ठीक है। तो बोहर मॉडल से पहले हम एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी डिस्कस करेंगे, तो ये हम नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, ये नया चीज़ स्टार्ट हो जाएगी तो ये कल वाली क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है।
तो होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और ये आपको राइटिंग समझ आ रही है या नहीं ये थोड़ा बता देना, ठीक है। अगर ना समझ आ रही हो तो मैं फिर देखूंगी कोई चेंजेस वगैरह इसके अंदर करूँ। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये जो एनसीईआरटी सीरीज चली हुई है ये एस्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेक्चरर कैडर की जो वैकेंसी आपकी पंजाब में आई हुई है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सिलेबस उठा के देख लेना, पूरा जो आपको सिलेबस दे रखा है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, कुछ एक टॉपिक्स को छोड़ के। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो एनसीईआरटी के नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। कल वाला फर्स्ट चैप्टर जो डिस्कस किया था वो भी उस सिलेबस के अंदर दे रखा है। सेम अगर चंडीगढ़ पीजीटी की बात करें तो उसका सिलेबस भी देख लेना, सेम ही है। लेक्चर कैडर और जो चंडीगढ़ पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस है वो लगभग सेम है, कुछ एक टॉपिक लेक्चरर कैडर के अंदर जो पंजाब लेक्चरर कैडर उसके अंदर एक्स्ट्रा है, ठीक है। बाकी सिलेबस दोनों का सेम है, तो ये दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है, ठीक है। तो होप सो कि क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।